नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश है आज का बुलेटिन। फिरौती की बड़ी रकम वसूलने के लिए 6 लोगों ने एक मासूम बच्चे का अपहरण करने की योजना बनाई। 26 जुलाई को ये सारे लोग बच्चे के घर पहुंचे, मगर वहां पर बच्चा उनको नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने घर में लूटपाट की और फरार हो गए। पुलिस ने इन सभी 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बना रहे हैं इस सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश देकर 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें रोशन, वरुण, शाहरुख, अंकुश, हर्ष भाटिया और राजेश शर्मा। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि लाजपत नगर में 2 दिन पूर्व 26 तारीख को इनके द्वारा एक घर में घुसकर लूट का प्रयास किया गया था और गहनता से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनको कहीं से सूचना मिली थी कि उस घर में 3 करोड़ रुपए के आसपास अभी जल्द में ही आए हैं, जिसको लूटने के इरादे से और फिरौती के लिहाज से उन्होंने उस घर में घुसकर जो है वहाँ उनके 1-2-3 वर्षीय बच्चे को उठाने की योजना बनाई थी। किंतु उस समय वो बच्चा उस घर में नहीं था तथा पति भी नहीं थे और अचानक में उनके पति जब आ गए तो इनकी योजना छिनभिन हो गई, तो ये वहाँ से भाग गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के कस्तूरबा विद्यालय से 500 छात्र शामिल हुए थे। गाजियाबाद के अनेक स्कूलों में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडप में अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के कस्तूरबा विद्यालय के करीब 500 छात्र भी शामिल हुए, जिन्होंने पीएम के कार्यक्रम को देखा। इसके अलावा जिले के बेसिक शिक्षा से संबंधित स्कूलों में पीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को पीएम के भाषण का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इसके लिए अवकाश होने के बाद भी विशेष रूप से शासन के निर्देश पर स्कूल खोले गए। शिक्षकों ने छात्रों को पीएम मोदी के भाषण कार्यक्रम की उपयोगिता भी बताई। प्राथमिक विद्यालय खुरमपुर में भी शिक्षा समागम का सीधा प्रसारण किया गया। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका लक्ष्मी त्यागी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए कई दिन पहले ही तैयारी कर ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज मुहर्रम है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ समेत सभी शहरों में ताजिए निकाले गए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गाजियाबाद में 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। ड्रोन की मदद से भी निगरानी हुई। डासना नगर पंचायत मोहल्ला 10 बिसा में मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय के लोगों ने मातम मनाते हुए ताजिए निकाले। इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, दनकौर, जेवर सहित कई स्थानों पर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुलिस व्यवस्था कड़ी रही। गाजियाबाद में भी मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए पुलिस ने व्यवस्था की है। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दर्जनों क्यूआरटी भी लगाई गई हैं। पीएसी, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और रूफटॉप की ड्यूटी भी लगाई गई है। ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नगर निगम अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गया है। इसके लिए नगर निगम ने अपना बुलडोजर निकाल दिया है। आज घोकना क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। यहाँ लोगों ने दुकानों के बाहर अवैध रूप से निर्माण कर रखा था। नगर निगम की टीम ने एक अभियान चलाकर पूरी तरह से इस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। करहड़ा और अटोर क्षेत्र में बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन लोगों की समस्याएं भी समाप्त नहीं हुई हैं। बीमारी फैलने का डर तो बना ही हुआ है, साथ ही खाने पीने की भी बहुत दिक्कतें हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सांसद अनिल अग्रवाल ने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों को भोजन भी वितरित किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से वह कैंप करके लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करने के निर्देश भी दिए। करहड़ा और अटोर क्षेत्र में कॉलोनी और गाँव से पानी उतर गया है, लेकिन लोगों की समस्याएं जस की तस हैं। अभी भी खाने पीने की समस्या बनी हुई है। इस समस्या को देखते हुए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने करहड़ा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और खाद्य सामग्री भी वितरित की। उन्होंने अधिकारियों से बात करके निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भोजन, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था को लेकर बात की गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि वहाँ कैंप करके लोगों के स्वास्थ्य की जांच करें, ताकि किसी तरह की बीमारी बढ़ने न पाए।
उनके साथ पूर्व डिप्टी मेयर सरदार सिंह भाटी, पार्षद रवि भाटी, कालीचरण पहलवान, कैलाश यादव, अमर सिंह, अनुज गुप्ता, वेद प्रकाश, कमल गुप्ता, प्रकाश चौहान, भोजराज आदि भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। संजय नगर सेक्टर 23 के हनुमान मंदिर में खाटू श्याम जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा का वजन 400 किलो है। पहले मंदिर में पूजा अर्चना की गई, उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पूरे संजय नगर में घूमी। इस दौरान अनेक स्थानों पर लोगों ने उसका स्वागत किया। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह इस देश में किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत योजनाएं भी बनाई और हमेशा उनके लिए काम करते रहे। जुलाई महीने में वर्ष 1989 में चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। जनवरी 1980 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। उनकी युवावस्था में एक समय ऐसा भी आया था जब पुलिस ने उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए थे। चौधरी चरण सिंह के साथ काम कर चुके बहुत से लोग इस किस्से को जानते हैं। दरअसल चौधरी चरण सिंह महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित थे और उससे जुड़ भी गए थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश में बगावत का तूफान खड़ा कर दिया था। उनके साथ बागपत के और भी बहुत सारे लोग थे, जिनमें आचार्य दीपांकर का नाम भी लिया जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को देशवासियों से करो या मरो का आह्वान करते हुए भारत छोड़ो की आवाज़ उठाई थी। इससे पूरा देश आंदोलन में जुट गया था। सभी नागरिक, सभी लोग इस आंदोलन के साथ खड़े थे। उस समय चौधरी चरण सिंह को मेरठ संभाग की जिम्मेदारी मिली थी, मतलब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनको इस आंदोलन की दिशा तय करनी थी। उन्होंने भूमिगत होकर मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर के अनेक गांवों में क्रांतिकारियों का एक बड़ा संगठन खड़ा किया। इसी से अंग्रेज जो शासन था या अंग्रेज पुलिस जो थी वो परेशान हो गई। उन्होंने इनको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन ये उनके हाथ नहीं आए। इसी दौरान चरण सिंह ने बागपत के दाहा में एक जनसभा भी की थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये भी बताया जाता है कि चौधरी साहब ने 1930 में लोनी में नमक बनाना का काम किया था और इसके लिए उन्हें 6 महीने की जेल हुई थी। 1940 के सत्याग्रह में आंदोलन में वो 1.5 साल जेल में भी रहे थे। लेकिन इससे पहले जब वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे और गांव-गांव उनकी सक्रियता बढ़ रही थी, उनकी टीम लगातार बड़ी हो रही थी और वो काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तब एक बार पुलिस ने ये आदेश दे दिया था कि जहाँ भी मिले उनको गोली मार दी जाए। ये अलग बात है कि वो कभी अंग्रेज शासन के इस तरह के हत्थे नहीं चढ़े। चौधरी चरण सिंह हमेशा कहा करते थे कि किसानों की स्थिति इस देश में सुधरनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये भी चिंता सताती थी कि किसानों की जो मुद्दे किसानों के हैं, उनकी समस्याएं हैं, उन पर उनके जाने के बाद कौन बात करेगा। उनको लगता था कि राजनीति में जो लोग हैं वो किसान और किसानी से दूर रहते हैं, इसलिए उनको किसानों की मूल समस्याओं का पता नहीं चल पाएगा। इस्लाम के अनुसार मुहर्रम गम और मातम का महीना है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक साल की यहीं से शुरुआत होती है। बकरीद पर्व के 20 दिन के बाद मुहर्रम मनाया जाता है। आज मुहर्रम है। इस्लाम धर्म की मान्यता के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मुहर्रम माह के 10वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत और कुर्बानी के तौर पर ही इस दिन को याद किया जाता है। कहा जाता है कि इराक में यजीद नाम का जालिम बादशाह था जो इंसानियत का दुश्मन था। यजीद को अल्लाह पर विश्वास नहीं था। यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन भी उनके खेमे में शामिल हो जाएं।
हालांकि इमाम साहब को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने बादशाह यजीद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में वो अपने बेटे, घरवाले और अन्य साथियों के साथ शहीद हो गए थे। हजरत इमाम हुसैन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। इमाम हुसैन के वालिद यानी कि पिता का नाम शेर खुदा अली था। पैगंबर साहब के वो दामाद थे। इमाम हुसैन की माँ बीबी फातिमा थी। हजरत अली मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुखिया थे। उन्हें खलीफा बनाया गया था। कहा जाता है कि हजरत अली के निधन के बाद लोग इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत करके उस पर कब्जा कर लिया। मुआविया के बाद उनके बेटे यजीद ने भी खिलाफत अपना ली। यजीद क्रूर शासक माना जाता है। इससे इमाम हुसैन डर गए थे। इंसानियत को बचाने के लिए यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन के करबला में जो जंग हुई उसमें वो शहीद हो गए थे। मुहर्रम, जिसे आशूरा भी कहते हैं, इस दिन ताजिया निकाले जाते हैं, जिसे ताजियादारी कहते हैं। इमाम हुसैन की इराक़ में दरगाह है, जिसकी हुबहू नकल करके ताजिया बनाए जाते हैं। शिया उलेमा ये कहते हैं कि मुहर्रम का चांद निकलने की पहली तारीख को ताजिया रखी जाती है। इस दिन लोग इमाम हुसैन की शहादत में ताजिया और जुलूस निकालते हैं। हालांकि ताजिया निकालने की परंपरा ज़्यादातर सिया समुदाय में देखी जाती है। मणिपुर की यौन हिंसा जो हुई थी, उसके बाद पूरे देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पर बात उठ रही है। संसद तक में कामकाज इसी मुद्दे पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन एनसीआरबी की एक रिपोर्ट जो आई है वो इस देश के हर नागरिक के लिए चिंताजनक है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में रोजाना 246 लड़कियां और 1027 महिलाएं गायब कर दी जाती हैं। देश में कठोर कानून है, उसके बावजूद भी प्रतिदिन लगभग 87 मामले दुष्कर्म के दर्ज हो रहे हैं। राजस्थान में सन 2021 के दौरान 6,337 रेप के मामले दर्ज हुए थे। मध्य प्रदेश में 2,947, यूपी में 2,845, महाराष्ट्र में 2,496, मध्य प्रदेश में एक वर्ष के दौरान 13,034 लड़कियां और 55,704 महिलाएं गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में 3,937 लड़कियां और 56,498 महिलाएं गायब हुई हैं। ये पूरा सरकारी आंकड़ा है। अगर पूरे भारत की बात करें तो वर्ष 2021 में पूरे देश में 90,113 लड़कियां और 3,75,058 महिलाएं गायब हुई हैं। इनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि बलात्कार के मामले में जो भारत के राज्य हैं उनमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ टॉप 10 स्टेट में महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें नहीं आता है। राजस्थान वर्ष 2021 और 2020 दोनों सालों में एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में टॉप पर रहा है। 2019 के दौरान भी राजस्थान में ही बलात्कार के सर्वाधिक 5,999 मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी बताती है कि 2019 के दौरान देश में 82,084 लड़कियां गुम हुई थीं, जबकि महिलाओं की संख्या 3,42,168 थी। वर्ष 2020 में लगभग 80,000 लड़कियां और 3.5 लाख महिलाएं लापता हुई, जिनकी सूचना थानों में दर्ज की गई। गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद को बताया था कि यौन अपराधों के प्रभावकारी निवारण के लिए दंड विधि अधिनियम 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से जो बलात्कार की या दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं उनमें कठोरतम दंड देने का विधान है। कानून बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। इक्का दुक्का राज्य को छोड़ दें तो ज़्यादातर राज्यों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में ऐसे अपराध होते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र की तमाम घटनाओं को जानने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से अगर जानकारी आप चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।